कि उनको कम से कम दे गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, ओके, यू कैन सी द स्लाइड्स। Yes, sir. ओके ओके, वील टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मैनेजिंग रिस्क। इसमें if we can see on the skeleton, ठीक है, this is the skeleton of the project management chart। ठीक है, we are basically at number 7 over here। ठीक है, chapter number 7 भी है और ये step number 7 भी इसका है। ठीक है, if I go from step by step, तो main was the project definition, then we learn how to make estimates, project estimates। ये हमें नेटवर्किंग अभी करनी है, सीखनी है, and we are on the risk right now। ठीक है, कि how to mitigate, monitor, control project risks। ठीक है, what do you understand by the term risk, Smash? रिस्क का क्या मतलब है? What comes in your mind when you say risks? सर जो भी अनवांटेड आपके आपको लग रहा है जो वेरिएबल्स हैं वो आपकी जो आप चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव हैं उनको अगर कर सकते हैं डिस्टर्ब, तो आप उसके लिए ऑलरेडी कोई मेजर्स ले लेते हैं उसको Okay, ओवरकम करने के लिए। basically risk are uncertainties। ठीक है, हम कहते हैं अनसर्टेनिटीज का नाम रिस्क है। ठीक है, तो अनसर्टन और चांस इवेंट्स, ठीक है, that planning cannot overcome or control, this is the risk। and what is risk management? Risk management is a proactive approach। ठीक है, पहले से आप तैयार होते हो, attempted to recognize and manage internal events and external threats। ठीक है, that affect the likelihood of a project success। ठीक है, सो पहले से आप क्या प्रिवेल कर सकते हो कि व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, देन यू मेक द डिसीजंस कि हाउ टू मिनिमाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिस्क, कि उसके इफेक्ट को, उसके इम्पैक्ट को कैसे मिनिमाइज करेंगे हम। ठीक है, व्हाट कैन बी डन एन इवेंट अकर्स, इसको कहते हैं एंटिसिपेशन भी कहते हैं, कि पहले से क्या एंटिसिपेट कर रहे हो। और ऐसी बात है, यू मेक अ कंटिजेंसी प्लान इन ऑर्डर टू मिटिगेट दैट रिस्क, किस तरह उसको हम कवर करेंगे इन केस ऑफ द रिस्क, के साथ करेंगे। या अब तक कोई परेशानी? लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद ये डायग्राम है। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट डेफिनेशन फिर आगे चलते हो, क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट तक आते हो, तो यहाँ पे ये देखते हो रिस्क बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, एट द एंड रिस्क इज वेरी हाई। हाई क्यों होता है? कि प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज एट स्टेक, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी हो चुकी है कि अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट फेलियर होता है तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस विल बी सर्टेन। ठीक है, शुरू में प्रोजेक्ट फेल हो जाए या ना चले, इसका इतना रिस्क नहीं है, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता जा रहा है रिस्क बढ़ता जा रहा है। देखो, रिस्क इज ग्रोइंग, रिस्क इज ग्रोइंग। ठीक है, और पीक पे तो इट्स हाई रिस्क। लास्ट में रिस्क क्यों पीक पे आ जाता है? बिल्कुल बिकॉज एट द फाइनल स्टेज डिलीवरी भी आपकी स्टेक पे होती है, मे बी द प्रोजेक्ट इज नॉट डिलीवर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज, तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है यहाँ पे। ईआरपी प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें सबसे बड़ा मसला यही बना हुआ है कि अभी प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच चुका है, 80% कंप्लीट हो चुका है। अगर इस स्टेज पे यूज़र रिजेक्ट करता है इसको, प्रोजेक्ट को, यूज़र एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, तो ये सारी रिस्क इज लाइक दिस, सारा रिस्क बढ़ चुका है और ये दिस ऑल एफर्ट बी इन वेन। ठीक है, इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, जब एक प्रोजेक्ट से फेलियर इनको इतने ज़्यादा होते हैं, फिर नए प्रोजेक्ट पे जब काम करते हैं तो इससे कि वी नीड माइलस्टोन पेमेंट्स, कि यहाँ पे प्रोजेक्ट खत्म हो गया, इतने पैसे दे दें हमें, इतने दे दें, ताकि एटलीस्ट लास्ट में बिल्कुल जीरो रिटर्न से हम ना जाए। अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न होता है जीरो पे, तो वी गेट एटलीस्ट समथिंग आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, समझ आ रही बातें? यस सर। ओके, इसको फिर हम आगे चलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग द रिस्क? ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इज बेसिकली अगेन इसके इट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच रादर देन रिएक्टिव। रिड्यूसेस सरप्राइजेस, आपको पहले से कोई पता चल गया कि ये दिस इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन और इसको मैनेज कर ले तो अच्छा है, वरना क्या होगा कि वील गेट अ सरप्राइज। सरप्राइज क्या होगा? कि अचानक टास्क इज टोल्ड टू यू कि टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है,
तो पहले से आपने प्रोएक्टिवली इसको मैनेज किया हुआ है कि यार इस टास्क को करते हुए मुझे ये रिस्क आएगा, तो उस रिस्क को जब आपने मैनेज कर लिया तो इसका मतलब वो टास्क ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो इंडीड यू विल नॉट गेट अ सरप्राइज ऑफ दैट टास्क नॉट गेटिंग कंप्लीट। ठीक है, प्रिपेयर्स द प्रोजेक्ट मैनेजर टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट अप्रोप्रिएट रिस्क, प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल, improve chance of reaching performance objective within budget and time। ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के। कोई कंफ्यूजन इसमें? No, sir. ओके, दिस इज द बेसिक स्केलेटन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यू डू व्हाट, यू आइडेंटिफाई द रिस्क। सबसे पहले आप क्या करते हो? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद उसको असेसमेंट करते हो, फिर उसको मॉनिटर करते हो या डेवलप करते हो, एंड देन यू क्रिएट अ रिस्पॉन्स। ठीक है, दिस इज हाउ वी गो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क, assessment, then prepare a strategy to reply। ठीक है, and then you implement the strategy। इसको देखते हैं क्या चीज़ है। Let's go forward and see it। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हो? नंबर 1, you generate a list of possible risks through brainstorming, problem identification, risk profiling। ठीक है, what can you identify as a risk? आप पहले बैठ के सोचते हो कि what are the risks associated with this task। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, इस टास्क को खत्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल केबलिंग टास्क इज गोइंग ऑन इन टर्की, कि इलेक्ट्रिक की कोई केबलिंग हम लोग कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग दैट टास्क क्या रिस्क हो सकता है? नंबर 1 रिस्क वुड बी कि वहाँ पे इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जनरेटर चाहिए मुझे, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज नॉट अवेलेबल इन दैट एरिया, तो वो टास्क ही परफॉर्म नहीं होगी, तो आई नीड अ जनरेटर। ठीक है, अगर नहीं होगा तो दैट्स अ रिस्क फॉर मी। सेकेंड, ड्यूरिंग अगर केबलिंग इंस्टॉलेशन कोई हैजर्ड आ गया, कोई बंदा गिर गया, दैट कैन अगेन बी अ रिस्क। ठीक है, उस बंदे को कवर करने के लिए फिर फायर की कोई कवरिंग करनी होगी मुझे, कि इफ देयर इज एनी फायर इन द एरिया। ठीक है, केबल की स्पार्क्स हो गई, फायरिंग स्टार्ट, दे गेट फायर ड्यू टू स्पार्क्स, तो वो मेरे लिए रिस्क है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू गेट अ फायर, यू कैन से ब्रिगेड, ताकि वो उसको काउंटर कर सके। तो पहले तो रिस्क आइडेंटिफाई करो कि उस प्रोजेक्ट में उस टास्क के साथ क्या क्या रिस्क है। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई टास्क जिसमें रिस्क आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई कहे तो वी कैन डू इट। एन एग्जांपल? शाहरुख, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है आपको? Yes, sir, I can hear you. ओके, कहाँ बैठे हो? यूनिवर्सिटी में हो या यू आर एट होम? नहीं सर, मैं ऑफिस में हूँ। वेरी गुड। चलो ज़बाश बताओ, आइडेंटिफिकेशन की एग्जांपल, कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे? कोई ऐसा रिस्क बताओ, तुमने कोई प्रोजेक्ट किया हो जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व हो, एंड यू कैन हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द रिस्क इन दैट प्रोजेक्ट। प्लीज म्यूट योर मोबाइल माइक। ठीक है, शाहरुख आपका मोबाइल बंद करो उसको। यस ज़बाश बताओ। ज़बाश, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, 1 मिनट, मैं सोच रही हूँ। अच्छा, सोच रही हो, तो जल्दी से सोच के बताओ। सोचने में इतना टाइम लग रहा है, क्या पढ़ रही हो सोच के? चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, फॉर नहीं एग्जांपल अगर मतलब सर, हाँ बताओ। मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब मैं किस तरह, हमारे तो एकेडमिक्स में तो इस तरह की कोई प्रोजेक्ट्स रिस्क होता है टाइप ना, तो होता नहीं है, सिलेबस का लेकिन आपका रिस्क होता है। देखो फॉर मतलब ये, एग्जांपल, हाँ जी, ये मैं यही कहने लगी थी कि अब इस तरह हमारा सेकंड टर्म सिलेबस चल रहा है, वो हमने ठीक है, उसको कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट कराना था, हमारी हाँ, जी तो रिस्क हो गया कि अच्छा, रिस्क है वो आइडेंटिफाई हो टाइमिंग्स। गया। एग्जैक्टली, कि रिस्क है कि वो जी कंप्लीट जी। नहीं होता, तो एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इट्स अ रिस्क। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेकअप क्लासेस अरेंज करनी है, टीचर्स को बुलाना है कि ठीक है कोई टास्क का कंप्लीट नहीं हो रहा, तो उसको कंप्लीट करवा के उसको स्पेसिफिक इवेंट से पहले ख़त्म करना है। ठीक है,
अगर सिलेबस खत्म हो जाएगा तो ठीक है, एग्जाम हो जाएंगे, वरना एग्जाम ही आपके डाउटफुल हो जाएंगे। ये बहुत बार होता है, कोरोना में मैट्रिक एग्जाम नहीं हुए थे कि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तो देयर वाज नो पॉइंट इन टेकिंग द टेस्ट। तो दिस इज द रिस्क आइडेंटिफाइड। ठीक है। फिर आप फॉर एग्जांपल अगर हम एक रिस्क लें कि आपके से लेट्स टेक ए रिस्क, फॉर एग्जांपल अगर हम एयरक्राफ्ट के अंदर जो हमारे नट एंड बोल्ट्स होते हैं, ठीक है, अगर प्रॉपरली टाइट ना हो तो फिर क्या होगा, एयरक्राफ्ट में गेट एक्सीडेंट। ठीक है, इसमें एयर क्रैश की बहुत ज़्यादा खतरात बढ़ जाते हैं अगर आप ड्यूरिंग ओवरऑलिंग, तो अगर आपने कोई नट्स या स्क्रूज या फिर कोई इस तरह की चीज़ आपने छोड़ दी है तो उसके लिए दैट कैन क्रिएट अ बिग रिस्क। ठीक है, तो उसको कैसे मिटिगेट करते हो, आप एक सुपरवाइजर लगा देते हो जिसने हमेशा उसको चेक करना है कि आफ्टर रोलिंग ये सारी चीज़ें मेक श्योर करेगा कि डबल चेक हो जाए। अगर एक बंदे ने चेक कर लिया तो उसके पास सुपरवाइजर भी इसको चेक करेगा ताकि कोई गलती किसी एक से ना हो तो कहीं दूसरा उसको कैच कर ले। तो क्वालिटी मैनेजमेंट आप लगा दोगे, क्वालिटी कंट्रोल करोगे, थ्रू दिस यू कंट्रोल द रिस्क। ठीक है। ओके, रिस्क असेसमेंट क्या करते हो, देखो रिस्क का आपने आइडेंटिफाई तो कर दिया, ठीक है। अब उसके दो तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। या तो रिस्क क्या करेगा, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। इम्पैक्ट ज़्यादा करने का मतलब क्या है कि रिस्क विल अफेक्ट द होल प्रोजेक्ट, उसकी वजह से प्रोजेक्ट विल गेट अफेक्टेड। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ह्यूज इम्पैक्ट, या फिर इम्पैक्ट बिल्कुल ही कम है, रिस्क तो बहुत बड़ा है लेकिन इम्पैक्ट ही नहीं है उसका। और दूसरी चीज़ क्या है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब वो इस रिस्क के होने के क्या चांसेस है कि वो रिस्क होगा भी या नहीं होगा। आप तो चेक कर रहे हो ना कि हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो रिस्क अकर ही ना हो। जैसे फायर अकरेंस का कह रहा था, तो हो सकता है फायर अकरेंस के चांसेस ही कम है वहाँ पे, ठीक है। फायर अकरेंस हुई ना, कोई रेन का चांस कोई लगा रहा है कि भाई वहाँ भी हम बारिश हो गई, तो प्रॉबिलिटी ऑफ रेन इज़ वेरी लो ऑन दैट डे, 0.2% रेन है, ठीक है, या 10% रेन के चांसेस हैं। और रेन हमें अफेक्ट करेगी, बिल्कुल बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी कि हम लोग तो इंडोर काम कर रहे थे, इम्पैक्ट इसका 1 आ गया, ठीक है। अगर रेन हमें इफेक्ट कर रही है और चांसेस उसकी 80% है, और हम वैसे ही बाहर काम कर रहे हैं इन ओपन एरिया, पूरा प्रोजेक्ट टीम बाहर है, सेटअप पूरा बाहर है, तो इम्पैक्ट लेवल 4 आ गया उसका, ठीक है। अब देखो चेंज होता जा रहा है, वो 0.010 था और ये 0.80 है। समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग शाहरुख? Yes, sir. ये 0.10 क्या चीज़ है? Sir, 0.10 10% प्रॉबिलिटी, कि ये प्रॉबिलिटी 10% इस रिस्क अकरेंस की, ठीक है। और ये इस रिस्क अकरेंस की प्रॉबिलिटी क्या है, 0.80 का मतलब है 80% इम्पैक्ट, 80% प्रॉबिलिटी है, ठीक है। और ये रिस्क कितना इफेक्ट करेगा, इसका इम्पैक्ट आएगा सिर्फ 1, और इसका 5/4 इम्पैक्ट है, तो इट्स अ हाई इम्पैक्ट। तो मैथ्स इसकी देख लो क्या हो जाएगी, 0.10 मल्टीप्लाई 1 इज 0.10, और इसको देखो कितना होगी इसकी मैथ्स स्कोर, इसका कितना हो जाएगा 4 × 0.80, तो ये समथिंग 3.2 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये सारी इसकी कैलकुलेशन है which will tell you कि which risk is to be treated how, ठीक है। इसको रिस्क असेसमेंट भी कहते हैं। फिर हम फिमिया करेंगे, फोलियो मोड इफेक्ट एनालिसिस, और फिर पर्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है, डिसीजन ट्री एंड ऑल दैट। ओके, अच्छा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, तो उसके साथ ही हम रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करते हैं। रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हुई आपने जो रिस्क आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, यू ट्राई टू लिस्ट देम, आप उसको लिस्ट करते हो, तो किसी जगह आपने अगर इसको स्ट्रक्चर में या फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखना है तो उसको रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इट्स नॉर्मली लाइक दिस। ये इस तरह का रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इसमें देखो टेक्निकल रिस्क कौन से हैं, ये सारे टेक्निकल रिस्क हैं, कि आप रिक्वायरमेंट्स को भूल जाए, टेक्नोलॉजी को मसले बना दें, ठीक है। क्वालिटी के रिस्क क्रिएट हो सकते हैं। एक्सटर्नल रिस्क हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर रेगुलेशंस, मार्केट एनओसी नहीं लिया आपने, वेदर का रिस्क है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रिस्क हो सकते हैं, फंडिंग के रिस्क है, रिसोर्सेज के रिस्क है, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज के रिस्क हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या रिस्क हो सकता है, रॉन्ग एस्टिमेट्स, प्लानिंग गलत कर लिया आपने, कम्युनिकेशन नहीं की, दीज ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट।
ठीक है, कोई परेशानी तो तक? एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके। पार्शियल रिस्क प्रोफाइल फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी हमने बात की जो पीछे चल के आ रही है, इसको प्लीज पढ़ लेना। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर इट। ओके, ये क्या चीज़ है? दिस इज बेसिकली यू कैन से वन ऑफ द केसेस जिसमें हम डिफाइन करते हैं कंडीशंस, ठीक है, डिफाइन कंडीशंस फॉर इम्पैक्ट स्केल कि इसका इम्पैक्ट क्या है। अगर वेरी लो है तो 1 इम्पैक्ट आएगा उसका, और अगर इसका इम्पैक्ट बहुत हाई है तो स्कोर इज 5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे रिस्क कौन से हो सकते हैं जिसका इम्पैक्ट 5 हो, उसको देखते हैं। देखो इधर क्या है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इंक्रीज बाय 40%। 40% कॉस्ट बढ़ चुकी है प्रोजेक्ट की, तो रिस्क इज वेरी हाई, रिस्क इज वेरी हाई, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट बढ़ी है, कोई मसला ही नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। रिस्क इज वेरी लो, इम्पैक्ट इज वेरी लो। कॉस्ट बढ़ी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई ज़्यादा असर पड़े। टाइम का क्या है, प्रोजेक्ट डिले हुआ है लेकिन कोई इतना लंबा डिले नहीं हुआ, इनसिग्निफिकेंट है। इफ इट इज ए वेरी हाई इम्पैक्ट तो हाई लेवल पे आ जाएगा। स्कोप पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, रिस्क इज वेरी हाई, प्रोजेक्ट एंड आइटम इज इफेक्टिवली, और यहाँ पे क्या हुआ, स्कोप डिक्रीजेस, कोई मसला ही नहीं है स्कोप पे। अगेन क्वालिटी, प्रोजेक्ट एंड आइटम इज इफेक्टिवली यूजलेस, ठीक है, कोई फायदा ही नहीं प्रोजेक्ट का, क्वालिटी में सो मच इफेक्ट हो चुका है तो इम्पैक्ट इज वेरी हाई, और क्वालिटी डिग्रेडेशन हैज नो इम्पैक्ट, तो रिस्क इज वेरी लो, ठीक है। ये रिस्क रेटिंग समझ में आ रही है? वेरी लो किसको कहते हैं, जिसकी सबसे कम इम्पैक्ट होगा, एंड वेरी हाई इज रियली जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अंडरस्टैंडिंग इट? Yes, sir. शाहरुख चला गया? शाहरुख इज नॉट हियर, चलो ओके। रिस्क असेसमेंट, अगेन रिस्क इवेंट, इंटरफेस प्रॉब्लम्स, लाइकलीहुड, इम्पैक्ट, डिटेक्शन, डिफिकल्टी इवेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये इन्होंने एग्जांपल लिए, इसको हम पीछे से देखते हैं ताकि आपको ये क्लियर आ जाए। पीछे इसकी स्लाइड थी, ओके, इसको जरा देखो तब समझ में आ जाएगा तुम्हें। दिस इज फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। व्हाट इज फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस? हियर वी टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट, ठीक है, जिस रिस्क का इम्पैक्ट कम है, या इसको ऑपोजिट देख लो, जिस रिस्क का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो कौन से रिस्क है, वो ये रिस्क है, इम्पैक्ट 5 है इसका, इम्पैक्ट इसका क्या है, 5, वो इधर है, देखो इम्पैक्ट ये ना, इम्पैक्ट 5 है और इसकी लाइकलीहुड भी 5 है, तो वो रिस्क कहाँ पर इस वक्त, वो ये रहा। इम्पैक्ट इसका 5 है लेकिन लाइकलीहुड 4 है, होने के चांस कम है। अगेन इम्पैक्ट इसका 5 है लेकिन लाइकलीहुड इसका कम है। सेम इज द केस, इम्पैक्ट अगर 5 और लाइकलीहुड इज वेरी लो तो इट्स ओवर हियर, ठीक है। तो उसको हम इस तरह देख रहे हैं कि इम्पैक्ट जिसका हाई है और लाइकलीहुड भी हाई है, वो ये सिवियर इसके सारे, ये सारे रेड हुए, ठीक है, इसको रेड जोन कहते हैं। मेजर रिस्क इन पे आपने काम करना है, इन रिस्क के सारे पे, ठीक है। ऐसे रिस्क जिसकी लाइकलीहुड बहुत कम है, ठीक है, लाइकलीहुड इज 1 और इम्पैक्ट भी बिल्कुल नहीं है, वो ये रिस्क है, ठीक है। लाइकलीहुड इज वेरी लो, इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 है, इम्पैक्ट 3 तक है, ये सारे लो रिस्क हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें इम्पैक्ट इज लो, प्रोबेबिलिटी हाई है कि हो जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट ही नहीं होगा, हो भी जाए तो कोई मसला ही नहीं है। लाइकलीहुड इज हाई लेकिन इम्पैक्ट इज वेरी लो, तो क्या होगा, हम उसे इसको इग्नोर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रही बात? ऐसे प्रोजेक्ट में हम पैसा नहीं खर्च करेंगे रिस्क को कवर करने के लिए जिसका लाइकलीहुड तो ज़्यादा है
एक चीज़ का होने का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है कि हमारे साथ एक अकरेंस हो जाए कि मे बी आवर इंजीनियर इज नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग ऑन द सेम प्रोग्रामिंग, वो जॉब छोड़ के जा रहा है, वो 100% जॉब छोड़ देगा कुछ एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में, महीने में। इसका इम्पैक्ट देयर इज लॉट ऑफ लाइकलीहुड, लेकिन उसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा हमें, क्योंकि वी हैव अनदर प्रोग्रामर हु इज साइड बाय साइड वर्किंग, तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो वी डोंट नीड टू वरीड अबाउट इट, ठीक है। दूसरे केस में अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट है, इसमें इम्पैक्ट इज वेरी हाई, 5 नंबर पर है, और लाइकलीहुड भी बहुत ज़्यादा है, तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। फॉर एग्जाम्पल एक ही प्रोग्रामर वो छोड़ के जा रहा है, तो पूरा प्रोग्राम आपका, पूरा रिस्क प्रोजेक्ट आपका स्टेक आ जाएगा, पीएमओ छोड़ के चला जाए, ठीक है। तो लाइकलीहुड भी ज़्यादा है और इम्पैक्ट भी ज़्यादा, तो यू नीड टू वरी अबाउट दिस रिस्क। इसको कैसे कवर करोगे? उसके साथ आप किसी को असाइन करोगे कि सर प्लीज़ गेट विद दिस असाइनमेंट, और साथ साथ आप उसको ट्रेन करते जाओ ताकि वो आपका नंबर 2 प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। सुभाष आप बताओ जो एग्जांपल आपके दिमाग में, जो शाहरुख आप बताओ कि विच यू कैन गिव फॉर लाइकलीहुड के, हम इसको देखें किस स्केल पे इसको पुट करते हैं कोई रिस्क को। Sorry, sir. वेयर डू यू पुट दिस ऑन द फेमिया फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या करते हो फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस में? इम्पैक्ट अगर 5 है, देखो तो 5 लिखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे केस था, इम्पैक्ट इज 5, प्रोबेबिलिटी इज फॉर एग्जांपल 20%, तो 0.2 आ जाएगा। डिटेक्शन कितनी बार ये हुआ है ऐसा पिछले दिनों में? 5 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, लेट्स से 2 बार हुआ है, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह इम्पैक्ट अगर 4 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज 80%, और डिटेक्शन इसकी हुई है 5 बार या 10 बार, मल्टीप्लाई बाय 10, और फिर इक्वल्स टू आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज आ रही है सारी, समझ में आ रही है बात? एनी क्वेश्चन? किसी ने कुछ पूछना है प्लीज पूछना है। शाहरुख पूछना है तुमने कुछ? नहीं सर, असल में मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो स्किप हो गया बीच में से पोर्शन। आप कंटिन्यू करें आगे से। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है, तो यू कैन रिकॉर्ड इट। जुबाश तुमने कुछ पूछना है? जी सर। No, sir. ओके, चलो। ओके, देखो रिस्क को आपने यहाँ पे असेस तो कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ यू हैव टू मेक अ रिस्पॉन्स फॉर दिस रिस्क। अब इसको आपने कैसे रिस्क को रिस्पॉन्ड देना है? फर्स्ट इज बेसिकली मिटिगेटिंग। मिटिगेशन का मतलब होता है कि आपने रिस्क को हैंडल कैसे करना है। तो रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ एन एडवर्स इवेंट, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब है कि आप उसको रिस्क को मिटिगेट करते हो, कि उसको कम से कम कोशिश करते हो काम अफेक्ट हो ही ना आपको। एक सोल्जर खड़ा हुआ है वो बॉर्डर पे, उसकी बॉडी में अगर बुलेट लगती है, तो उसके रिस्क को कैसे मिटिगेट करोगे? उसको आपने लाइफ जैकेट्स दे दी है कि उसके इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा, बुलेट लग भी जाएगी तो उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगी, तो ये मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ बुलेट, ठीक है। अवॉइड कैसे करोगे? अवॉइड का मतलब आप चेंज द प्लान, उधर आपने किसी को खड़ा ही नहीं किया तो आपको बुलेट लगी ही नहीं। ट्रांसफर का मतलब होता है यू ट्रांसफर द रिस्क, आपने थर्ड पार्टी को रिस्क ट्रांसफर कर दिया, अब आपको फिक्र ही नहीं है, वो जाने रिस्क जाने, आप उसके लिए प्रीमियम प्राइस पे करते हो, तो रिस्क आपका ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आप गाड़ी की इंश्योरेंस करते हो, गाड़ी के इंश्योरेंस का मतलब है रिस्क है कि गाड़ी को हिट हो जाएगा, तो आप क्या करते हो, रिस्क उसका ये कैसे कवर करते हो? आप उसको इंश्योरेंस कर देते हो कि थर्ड पार्टी आएगी, वो उसको रिस्क को बेयर करेगी, और वो खुद ही इसको, अगर जो भी होगा दे विल बी गेट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। रिटेनिंग का मतलब होता है आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में, यू कॉन्ट डू एनीथिंग। आपके पास इतना बजट है ना, आप इसके बारे में कोई प्लान बना सकते हो, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है यार इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। लाइक एक्ट ऑफ गॉड होता है, जलजला आ गया, तूफान आ गया, पूरी कंपनी तबाह हो गई, आपने कोशिश की थी कि इसको अच्छी तरह मेंटेन करें लेकिन इट कैन नॉट बी मेंटेन, तो वो आपने, यू हैव टू एक्सेप्ट कि यार ये एक्ट ऑफ गॉड है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. शाहरुख समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखिए उसका कंटिजेंसी प्लान बनता है
व्हाट इज अ कंटिजेंसी प्लान? यू मेक एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है, कि अगर ये रिस्क आ जाता है और हम इसको फेस करते हैं और हमें इफेक्ट करता है, तो व्हाट विल बी द कंटिजेंसी? तो कंटिजेंसी इज एन ऑल्टरनेटिव प्लान दैट विल बी यूज्ड इफ पॉसिबल, foreseen foreseen risk event actually occurs, ठीक है, कि आप पहले से जो कंटिजेंसी बना रहे हो कि यार अगर ये हो जाएगा तो फिर हम ये करेंगे। वॉर में जिस तरह करते हैं, तो मेक अ कंटिजेंसी प्लान कि इन केस अगर ये चीज़ हो जाए तो हम इसको इस तरह करके कवर कर लेंगे, प्लान बी पे काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। प्लान बी इज अ कंटिजेंसी प्लान, ठीक है। तो अगर प्लान बी नहीं है आपका, तो फिर एक और रिस्क खुद इटसेल्फ है कि भाई फिर क्या करेंगे, फिर एक हैफाजत हो जाएगा। प्लान बी का मतलब है अगर हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोग सारे ट्रिप पे इस्लामाबाद जा रहे हैं या मरी जा रहे हैं, और मरी में पता चला लैंडस्लाइडिंग हो गई है, रास्ते में हमें पता चल गया पहले ही, तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, विल चेंज द प्लान। अब हम कहाँ जा रहे हैं, ये गोइंग टू स्वाप। तो हमने पहले से प्लान बनाया था कि इन केस अगर मरी में मसला आता है तो वी विल गो टू स्वाप, दिस इज प्लान बी, ठीक है। तो प्लान बी पहले से बना होगा तो आपको कोई मसला नहीं है, आप प्लान बी पे डेफिनेटली एग्जीक्यूट करके इम्प्लीमेंट कर दोगे उसको। तो समझ में आ रहा है सुपाश? यस सर, समझा है। ओके, दिस इज रिस्क रिस्पॉन्स मैट्रिक्स। इसमें क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ पे लगेगी। लाइक रिस्क इवेंट इंटरफेस प्रॉब्लम किया आपने, तो अगर आपने इस रिस्क को रिस्पॉन्स में देखना है कि किसको कैसे मैनेज करेंगे, तो इसका मतलब है आप प्रोटोटाइप बना लो कोई भी चीज़ का, तो आपको रिस्क मैनेज हो जाएगा। प्रोटोटाइप पे जो मसले आएंगे वो आप इंटरफेस मसलों से बच जाओगे। तो इट्स लाइक हैविंग द होल फेलियर से बेहतर है कि इट्स हैविंग अ प्रोटोटाइप फेलियर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्क मिटिगेशन। अब जैसे सिस्टम फ्रीजिंग है, इसको कैसे करोगे? अगेन प्रोटोटाइप बना लो इसका, कोई लीकेज आ रहा है नहीं आ रहा पता चल जाएगा आपको। यूजर बैकस्लैश, अगेन डेमोन्स्ट्रेशन कर लो, प्रोटोटाइप बना लो, मिटिगेशन हो गई। इक्विपमेंट मेल फंक्शनिंग को कैसे आप कंट्रोल करोगे? सिलेक्ट रिलायबल वेंडर, सिलेक्ट रिलायबल वेंडर, और आप उसको ट्रांसफर कर दो रिस्क कि भाई अगर कहीं मसला होता है तो आप जिम्मेदार हो, उसकी गारंटीज ले लो, वारंटीज ले लो। तो दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर स्ट्रेटजी, कि आपने थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया अपना रिस्क को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इट? इसके साथ ही आप यस कंटीजेंसी सर। प्लान्स बना रहे हो। कंटीजेंसी प्लान क्या है? दैट यू वर्क अराउंड अंटिल हेल्प कम्स। ये कौन सा है, इंटरफेस प्रॉब्लम, और अगर ट्रिगर द प्रॉब्लम इट इज नॉट सॉल्व विद इन 24 आवर्स, ठीक है। और इसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन का भी नाम बता दो कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शंस इन टर्म्स ऑफ रिस्क, कि रिस्क का रिस्पॉन्स कौन बनाएगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द रिस्क। ये सारा आपका रिस्क मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें आपने रिस्क इवेंट लिखा है, रिस्पॉन्स भी लिखा हुआ है, कंटीजेंसी प्लान लिखा हुआ है, रिस्क ट्रिगर कैसे होगा, और हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये चारों पांचों चीज़ें जब आ जाएंगी, इसको कहते हैं रिस्क रिस्पॉन्स मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इसमें कुछ पूछना है आपने? नो सर। ओके, टेक्निकल रिस्क क्या होते हैं? बैकअप स्ट्रेटजीज चूजन, टेक्नोलॉजी फॉल्स, ठीक है, फेल्स। ये आपका बैकअप होगा कि अगर आपने टेक्नोलॉजी फेल हो गई, यूपीएस चल जाएगा, अगर आपका जनरेटर खराब हो गया, दैट्स अ टेक्निकल बैकअप, ठीक है। एक्सेसिंग वेदर टेक्निकल अनसर्टिनिटीज कैन बी रिजॉल्व। स्केड्यूल रिस्क, ठीक है। अच्छा, स्केड्यूल रिस्क क्या होते हैं? यूजर स्लैक इंक्रीज द रिस्क ऑफ लेट प्रोजेक्ट फिनिश। अब स्केड्यूल रिस्क का मतलब हो सकता है कि रिस्क हमारा हो कि प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म ना हो, ठीक है, तो ये इटसेल्फ का रिस्क है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इम्पोज करोगे ड्यूरेशन डेट्स, एंड देन यू डू कंप्रेशन टेक्निक। कंप्रेशन में आप क्या करोगे, एक्टिविटीज़ को पैरेलल स्टार्ट कर दोगे ताकि एक्टिविटीज़ कंप्रेस हो जाए और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये आपका स्केड्यूल वाला मसला हल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
अगर दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट में एक्टिविटी ए है, ठीक है, एंड अदर इज एक्टिविटी बी, ये हमारा प्लान था स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है, दिस इज द प्लान स्टार्ट टू फिनिश, और फिर एक्टिविटी सी आ गई, ये इनिशियल प्लान था हमारा। फिर एक्टिविटी डी हमने सोचा था ये करेंगे। अब हुआ क्या, स्केड्यूल बी में जो था ना वो मसला आ गया, यहाँ पे मसले हैं। तो अब हम स्केड्यूल बी में जब रिव्यू कर रहे हैं तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं कि ए तो हो गया, विल डू एक्टिविटी बी ऑल्सो। एक काम करते हैं कि एक्टिविटी सी को पैरेलल कर देते हैं डी के, ताकि प्रोजेक्ट कंप्रेस हो जाए। कंप्रेस का मतलब समझ में आया कि ड्यूरेशन उसकी शॉर्ट हो जाएगी। अब शॉर्ट तो नहीं होगी, लेकिन पहले लेट था तो वो टाइम हो जाएगा। अगर इस तरह करके यू कैन कनेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल टेक यू एक्टिविटी ए, अगर फॉर एग्जांपल हुई है 2 days में, और एक्टिविटी बी हुई है फॉर एग्जांपल 3 days में, ठीक है, और एक्टिविटी डी हमारी प्लान थी 4 days की। तो ये पूरा प्रोजेक्ट कितनी ड्यूरेशन में खत्म होता, 2 + 3 5, 5 + 9, 5 + 4 9, एंड 9 + 4 कितना होता है, 9 + 4 13 होता है। 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेक्ट ए में आपने 2 दिन का एक्टिविटी की, प्रोजेक्ट बी में 3 दिन की एक्टिविटी थी, लेकिन वो बहुत स्लो हुई थी, तो इट टुक 5 days। ये वैसे ही लेट हो गई एक्टिविटी, 3 दिन के बजाय कितने दिन हो रही है, 5 days, इसमें लैग आ गया, ड्यूरेशन इंक्रीज, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, एक्टिविटी 4 भी स्टार्ट कर दी यहाँ पे। अब ये 4 days की थी, ये 4 day में होगी, और ये दोनों एक्टिविटीज 4 days में खत्म हो गई हैं, ठीक है। मतलब टोटल ड्यूरेशन इज 4 day। अब देखो प्रोजेक्ट कितने दिन में खत्म होगा, 2 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, 7 + 4 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 days, ठीक है। तो इंडीड आपने जब दो एक्टिविटीज को आपने जब पैरेलल में रन किया है यहाँ पे, इन दो एक्टिविटीज को, तो आपने प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को शॉर्ट कर दिया है। 13 days से कितने डेज में खत्म कर दिया इसको, 11 days पे, ठीक है। कंप्रेसिंग कहते हैं इसे, कि एक्टिविटीज को आपने कंप्रेस कर दिया। कंप्रेसिंग कैसे होती है, या तो उसको पैरेलल में चलाएं, या फिर आप रिसोर्स को अपने जो है ना वो इस तरह मैनेज करें कि अगर पैरेलल में नहीं चल रही तो, अगर साथ चल रही तो यू इंक्रीज द रिसोर्स, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन दिस, रिस्क कंटिजेंसी प्लानिंग, ठीक है। पाश कुछ पूछना है आपने, नो सर। अदील आवाज आ रही है आपको, नो सर, थैंक यू। चलो। रिस्क एसोसिएट में तो कॉस्ट क्या हो सकते हैं, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी प्रोजेक्ट की, ठीक है। और क्या हो सकता है, फंडिंग रिस्क में क्या हो सकते हैं, चेंज इन फंडिंग सप्लाई, ठीक है, प्रोजेक्ट कैन ड्रामेटिकली इफेक्ट अगर इसमें मसले आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन के, ठीक है। तो फंडिंग रिस्क होगी, लोग कहेंगे भाई ये प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हो रहा, हम क्या फंडिंग करें, फंडिंग रोक लेंगे अपनी इन द मीन टाइम। तो ये फंडिंग के इश्यूज बनेंगे आपके, इफ योर प्रोजेक्ट इज हैविंग वेरी लेस लाइवलीहुड ऑफ फिनिशिंग इम्प्लीमेंटिंग। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज भी बन जाती है रिस्क को, सम पीपल टेक रिस्क एज एन अपॉर्चुनिटी, तो इसको क्या करोगे आप, ये एक्सप्लॉइट भी हो सकता है, कोई काम वैसे ही आपको रिस्क मिला था, लेकिन आपने इसको, रिस्क तो था लेकिन आपने इसको एक्सप्लॉइट भी कर लिया कि चलो ठीक है, रिस्क के बहाने ये चीज़ हमेशा के लिए लेट्स गेट इट एलिमिनेटेड, ठीक है। शेयरिंग द ओनरशिप, आपने रिस्क को शेयर कर लिया। एनहांस क्या किया, ठीक है, टेकिंग एक्शन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लगा दिया रिस्क का। ये सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल ऑफ इट, लेकिन ये सारी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपने लगा के प्रोजेक्ट में, इसको प्रोजेक्ट टैक्टिक्स भी कहते हैं, कि रिस्क को आपने क्या किया, यू कैन एक्सप्लॉइट द रिस्क, शेयर द रिस्क, एक्सेप्ट इट, एनहांस इट, ये सारा आप साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, या व्हाट इज द सिचुएशन अदील, बाकी लोग आ रहे हैं ज्वाइन करने, कौन पूछ रहा है, मीटिंग इज स्टिल इन प्रोग्रेस। सर मे बी दे विल जॉइन इन अ बिट। अच्छा चलो, हम 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, ये भी खत्म हो रही है, ठीक है। विल टेक अ 5 minutes ब्रेक,
और let's see if more people can join in. ठीक है? I will stop this. Right, sir. उसके बाद हम इसको करते हैं इसमें. I'll be sending the link. ठीक है? Second मैं 5 minutes में share करता हूँ आपके कॉल लिंक. ठीक है? Ending the class now. Right, Okay. sir.